मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम आवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये आपके 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एक बहुत ही इजी चैप्टर है। इसको हम करेंगे तो हमारे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी होगी और साथ ही में हमारा एग्जाम जो है वो और अच्छा जाएगा। चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हमारा एनवायरनमेंट, जो हमारा पर्यावरण है, होता क्या है। जो भी हमारे आसपास हमें चीजें घेरे हुए हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वो हमारा पर्यावरण बनाती है, एनवायरनमेंट बनाती है। एवरीथिंग दैट सराउंड्स अस इज एनवायरनमेंट। जो भी हमारे आसपास की चीजें हैं जो हमें घेरे रहती हैं वो सभी क्या है, वो हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। इसके अंदर लिविंग थिंग, जो हमारे सजीव हैं, जैविक जिन्हें हम कहते हैं, जैविक चीजें आती हैं, और हमारे अजैविक 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 घटक अजैविक घटक अजैविक कंपोनेंट्स। देखो हमारे जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जैसे एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ये भी हमारे एनवायरनमेंट में आते हैं। और अजैविक यानी कि नॉन लिविंग, जैसे कि वाटर, सनलाइट, ये सब भी हमारे एनवायरनमेंट के अंदर ही आती है। इंटरेक्शन बिटवीन दीज बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स फॉर्म एन इकोसिस्टम। अब ये दोनों कंपोनेंट्स, ये दोनों घटक जब आपस में मिलते हैं तो इससे क्या बनता है, एक परितंत्र बनता है, एक हमारा इकोसिस्टम बनता है। क्या बनता है? एक पारितंत्र पारितंत्र बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। अब इस इकोसिस्टम में जो इस पारितंत्र में जो जैविक वस्तुएं हैं, जैविक घटक हैं, वो डिपेंड करते हैं एक दूसरे के ऊपर अपने खाने के लिए, ठीक है। और इस वजह से क्या होता है कि फूड चेन बनती है, फूड वेब्स बनती है। एक पारितंत्र में जीव भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, जिससे आहार श्रृंखला व आहार जाल बनती है। ये आहार श्रृंखला और आहार जाल क्या है, ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। अब ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से क्या हो गया, एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, प्रोडक्शन ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ गार्बेज। कोविड के टाइम में क्या हो रहा था कि कोविड के टाइम में हमारे जितने भी व्हीकल्स थे, फैक्ट्रीज थी, वो ऑलमोस्ट बंद हो गई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज थी, वही फंक्शनल थी। तो इस वजह से क्या हो गया था, हमारा एनवायरनमेंट एकदम क्लीन हो गया था, एकदम साफ हो गया था, हवा एकदम साफ हो गई थी। लेकिन ऐसा अब नहीं है, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि व्हीकल्स फिर से चलने लगे हैं, फैक्ट्रीज फिर से चलने लगी, जिससे क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। ह्यूमन बींग्स गार्बेज बहुत ज्यादा, कूड़ा बहुत ज्यादा निकालते हैं। उसके अलावा जो आपके ह्यूमन बींग्स है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो गया था, ओजोन लेयर में एक छेद हो गया था। हालांकि वो अब ठीक होने लगा है, लेकिन अर्लियर इट वाज अ कोज ऑफ कंसर्न। अभी वो थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो गया है। अब ये कैसे हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। चलिए फिर से एक बार इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, एक डिटेल्स में पढ़ते हैं कि इकोसिस्टम क्या होता है, हमारा पारितंत्र क्या होता है। इकोसिस्टम को बोलते हैं पारितंत्र, इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम के अंदर सभी हमारे जैविक अजैविक घटक, मतलब हमारे लिविंग और नॉन लिविंग जो चीजें हैं, वो क्या करती हैं, आपस में इंटरेक्ट करती हैं, आपस में एक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करती हैं। इसमें हमारे जो लिविंग थिंग्स है वो भी रहती हैं, इसमें हमारे नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी रहते हैं। एक क्षेत्र के सभी जैविक अजैविक घटक मिलकर एक पारितंत्र का निर्माण करते हैं। इसलिए इस पारितंत्र को के अंदर हमारे जैविक और जैविक घटक दोनों शामिल होते हैं। हमारे लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं और हमारे नॉन लिविंग कंपोनेंट भी होते हैं। इसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इकोसिस्टम होते हैं उसमें पारितंत्र होते हैं, वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक, नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, जिसको मानव निर्मित कहते हैं। अब ऐसी चीजें जो इकोसिस्टम में, जो हमारे प्रकृति में, हमारे नेचर में अपने आप एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे कि फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट के अंदर, हमारे जंगल के अंदर जानवर भी रहते हैं, पेड़ पौधे भी रहते हैं। तो ये सब क्या बना रही है, एक नेचुरल इकोसिस्टम बना रही है। लेक्स हैं, ओशन है, इन सब के अंदर क्या है, ये नेचर के द्वारा बनाया गया है। इसलिए क्या है, प्राकृतिक पारितंत्र है, जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, प्रकृति द्वारा विद्यमान है। एक होता है जैसे आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, जिसमें ह्यूमन बींग्स का इंटरेक्शन बहुत ज्यादा रहता है। मैन मेड इकोसिस्टम, जैसे कि हम बात करें खेतों की बात करें, एक्वेरियम की बात करें, हमारे घर के अंदर मिलने वाले गार्डन की बात करें, उस गार्डन के अंदर भी आपके छोटे छोटे जीव आ जाते हैं। जैसे मधुमक्खियां आ जाती हैं, आपकी चिड़िया आ जाती है, मोर आ जाते हैं, ये छोटे छोटे आपके कीड़े आ जाते हैं।
तो ये सभी क्या करते हैं, ये भी इकोसिस्टम में और बाकी चीजों को की तरह अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये सब ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, ये नेचुरल नहीं होते। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, कि हमारे पारितंत्र के जो घटक हैं, घटक कंपोनेंट्स को कहा जाता है घटक। किसके घटक? पारितंत्र के। इकोसिस्टम के हमारे जो घटक है उनकी बात करते हैं। एबायोटिक मतलब कि अजैविक। अजैविक हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? बायोटिक हमारे जैविक, जीवित जो हैं, जीवित अजैविक। अब देखो अजैविक में हमारे क्या आते हैं? हमारे हवा, जल, भूमि, ये सब हमारे क्या है? ये नॉन लिविंग है। एयर, वाटर, लैंड, दे आर नॉन लिविंग, अजैविक हैं। लेकिन बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे आते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, हमारे पौधे आते हैं, जानवर आते हैं। अब उसमें पौधे और जानवरों को बायोटिक कंपोनेंट्स को और फर्दर डिवाइड किया गया है और उनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। जैसे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को हम क्या बोलेंगे? उत्पादक। मूवी वाला प्रोड्यूसर नहीं, मूवी वाले प्रोड्यूसर को हम निर्माता कहेंगे, यहाँ पे उत्पादक। कंज्यूमर जो उनको उपभोक्ता, उपभोक्ता। डिकम्पोजर होगा अपघटक। अपघटक। आप इस वीडियो की स्पीड को भी बढ़ा सकते हैं। आप जाएंगे स्पीड में, वहां पे नॉर्मल लिखा रहेगा। अगर मैं आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो आप उसको इंक्रीज कर सकते हैं 1.5 पे। सो दैट इज अप टू यू। तो उत्पादक हमारे प्रोड्यूसर, उपभोक्ता, कंज्यूमर, अपघटक, डिकम्पोजर्स। अब इन सब में हमारे जो उपभोक्ता हैं, देखो प्रोड्यूसर करने वाले हमारे प्लांट्स, एनिमल प्लांट्स हैं। अब खाने वाले कौन कौन से हैं? हर्बीवोरस, जो भाई सिर्फ हर्ब खाते हैं, जो सिर्फ शाखा खाते हैं, मतलब कि जो शाकाहारी होते हैं, शाकाहारी, शाकाहारी। दूसरे होते हैं कार्निवोरस। कार्निवोरस कौन से होते हैं? हमारे मांसाहारी, जो मांस खाते हैं। ओमनिवोरस होते हैं हर्बीवोरस प्लस कार्निवोरस, जो स्वाहारी होते हैं, मतलब जो सब कुछ खा सकते हैं, मांस भी खा सकते हैं, शाक भी खा सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है। ये सब हमारे क्या है? ओमनिवोरस है। पैरासाइट होते हैं परजीवी, जो एक जीव के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होते हैं, पूरी तरीके से निर्भर होते हैं। जैसे जूं होती है, सर में जो जूं हो जाती है, लीच होती है, ये सब क्या करती हैं? जोक होती हैं। ये किसी भी एनिमल के ऊपर पूरे तरीके से रहेंगी, उसके ऊपर रहेंगी और उसकी बॉडी से सारे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेंगी, सारे पोषक तत्वों को वहां से लेंगी। ये सब हमारे पैरासाइट होते हैं। मच्छर, ये सब पैरासाइट है। आगे डिस्कस करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स, ऑल द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज एयर, वाटर, लैंड, टेम्परेचर, लाइट फॉर्म द एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो अजैविक कंपोनेंट्स, अजैविक घटक कौन कौन से होंगे हमारे? वो घटक जो सभी निर्जीव हैं, हवा, पानी, भूमि, प्रकाश, तापमान, ये सभी हमारे निर्जीव हैं। इनके अंदर कोई जीवन नहीं है, लेकिन जीवन जीने के लिए, जीवन बनाने के लिए इन सबकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। बायोटिक कंपोनेंट, जैविक कंपोनेंट, सभी जीव, ऑल द लिविंग कंपोनेंट सच एज प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, बैक्टीरिया, ये सब हमारे क्या है? बैक्टीरिया। ये सब हमारे बायोटिक कंपोनेंट है, ये हमारे जैविक घटक है। ये सब हमारे जिंदा है, इनके अंदर जीवन है, इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? लिविंग बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। अब न्यूट्रिशन की बेसिस पे, पोषण के बेसिस पे हमने क्या किया है? आहार के आधार पर हमने जैविक घटकों को निम्न भागों में बांट दिया है। प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर क्या करते हैं? जो भी हमारे ग्रीन प्लांट हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण से, उनको हम क्या कहेंगे? प्रोड्यूसर्स कहेंगे। इसमें हमारे क्या आ जाएंगे? इसमें हमारे प्लांट्स आ जाएंगे। जैसे हम होते हैं ना, बोलते हैं ना ऑटोट्रॉप्स, ऐसे ही हमारे होते हैं। ऑटोट्रॉप्स ही हमारे प्रोड्यूसर हैं, जो खाने का निर्माण करते हैं, जो हमारे एबायोटिक अजैविक घटकों का इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। उसके बाद आते हैं कंज्यूमर्स, जो भाई प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जो उत्पादक के ऊपर निर्भर रहते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने खाने के लिए, उसको हम कहेंगे कंज्यूमर्स। जैसे कि हर्बीवोरस, जो प्लांट्स खाते हैं, जैसे कि गोट या डियर, ये क्या है? ये हर्बीवोरस है, ये शाकाहारी हैं। कार्निवोरस मांसाहारी, जैसे टाइगर, क्रोकोडाइल, ये सब क्या है? ये शाकाहारी है। ओमनिवोरस सवाहारी, ये कौन है? जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को खाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं,
ह्यूमन बींग्स सब्जी भी खाते हैं। पैरासाइट जो दूसरे की बॉडी के ऊपर रहते हैं और उनकी बॉडी से फूड लेते हैं, जैसे लीस है, कसकटा है, अमरबेल जिसको हम कहते हैं, ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे पैरासाइट्स हैं। एक इसमें ही एक और कैटेगरी है डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स को हम बोलते हैं अपघटक। अपघटक क्या करते हैं, जो कि डेड प्लांट या फिर एनिमल्स से अपना जो न्यूट्रिशन है उसको लेते हैं। जो प्लांट अगर मर जाता है तो उसके ऊपर कीड़े लग जाते हैं, वो कीड़े क्या करते हैं, उस प्लांट को खत्म करने की कोशिश करते हैं, उससे जितने भी पोषक तत्व है उसको लेते हैं, इनको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, इसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स, अपघटक। ये क्या करते हैं, ये रिप्लेनिश करते हैं हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को, हमारे जो अपघटक स्रोत हैं उनकी भरपाई करने में मदद करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं अपघटक। इनके बिना इमेजिन करो कि आपके खेत में कोई जानवर जैसे बिल्ली है या डॉग है, उसकी डेथ हो गई, तो उसको क्लीन करने के लिए, आपके खेत को साफ रखने के लिए ये बैक्टीरिया इसी काम आएंगे। यही बैक्टीरिया आपके खेत को साफ करेंगे और उस एनिमल की जो भी उससे न्यूट्रिएंट्स है वो सब डिराइव करेंगे और उसको इस फॉर्म में लाके छोड़ देंगे कि वो फर्दर उसके अंदर से कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं निकल सकता। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं फूड चेन की, जिसको हम खाद्य श्रृंखला, आहार श्रृंखला भी कहते हैं। फूड को कहते हैं आहार, चेन को बोलते हैं श्रृंखला। आहार श्रृंखला, फूड चेन, ये क्या है? फूड चेन एक सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, food chain is a series of organism in which one organism eat another organism as food। ये एक ऐसी आहार श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को भोजन के रूप में खाता है। जैसे कि ग्रास कौन खाता है? ग्रास खाता है डियर, और डियर को खाता है लायन। तो ग्रास आ जाएगी नीचे, घास आ जाएगी नीचे, उसके ऊपर आ जाएगा डियर, उसके ऊपर आ जाएगा लायन। तो ये क्या है? ये अब हमारी एक चेन बन रही है, एक चेन बन रही है जिसमें कि एक जानवर अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे जानवर के ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसको हम कहते हैं फूड चेन। अब देखो फूड चेन में ना क्या हो रहा है, फूड चेन में एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। फूड चेन में हमारा क्या हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल तक। हमारी एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक हमारा क्या हो रहा है, ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। और जो ऊर्जा का स्थानांतरण है वो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा। इसमें क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है। देखो प्लांट्स के पास एनर्जी थी, वो एनर्जी किसने ली? हमारे डियर ने ली, डियर से वो एनर्जी किसने ली? लायन ने ली। तो फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है फूड चेन में वो यूनिडायरेक्शनल होता है। एक ही डायरेक्शन में हमारा फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। ये नहीं कि एनिमल जो लायन है वो फिर से डियर को अपनी एनर्जी देगा, ऐसा नहीं होता। ग्रीन प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं, वो सिर्फ 1% सनलाइट, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना, ये आपके 12th क्लास में 11th क्लास में भी काम आएंगी। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सिर्फ 1% सनलाइट को कैप्चर करके उसको यूज करके अपना खाना बनाते हैं। सूर्य की से मिलने वाले प्रकाश का सिर्फ 1% हिस्सा उसको वो लेते हैं और उसको अपना खाना बनाने में इस्तेमाल करते हैं। एक 10% का नियम है, 10% नियम है, उसको याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार मैंने देखा है एग्जाम में पूछा जाता है, 10th में भी और 12th में भी। 10% लॉ क्या कहता है? 10% लॉ कहता है कि सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो अगले जो लेवल है, अगला लेवल है, अगला कोशी स्तर है, उस तक पहुंचती है। 90% जो है वो गर्मी की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में पर्यावरण में खो जाती है। कुछ जो हिस्सा है इसका पाचन में इस्तेमाल किया जाता है, कुछ हिस्सा इसका बहुत सारे अदर कामों में, जैसे कि ग्रोथ में, बढ़ने में या फिर प्रजनन करने में इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। An average of the 10% of the food eaten is turned into on body and made available for the next level of consumer। सिर्फ 10% जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल बॉडी करेगी और उसका इस्तेमाल आने वाली अगली वाली जो कंज्यूमर है उसके लिए हो सकता है। एक मान लो एक प्लांट ने कुछ 1% सन से अपनी एनर्जी जो है उसको ली है। अब वो 1% का इस्तेमाल करके खाना बनाएगा और उस खाने में जो एनर्जी बचेगी उसका 10% हिस्सा ही अगले जो एनिमल है उसके लिए अवेलेबल रहेगा, और इसका 10% आगे रहेगा, इसका 10% आगे रहेगा।
तो जो एनर्जी सन से मिल रही है उसका बहुत कम हिस्सा ही आगे लेवल तक पहुंच पाता है। यही 10% का नियम है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। देखो अब ये देखो, इसको ऐसे समझते हैं कि ये क्या है, हमारा इस डायरेक्शन में हमारा लेवल जो है वो बढ़ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज डिक्रीज इन एनर्जी हो रहा है, ऊर्जा बहाव हो रहा है। ट्रॉफिक लेवल को हम बोलते हैं पोषी स्तर। पोषी स्तर। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा ट्रॉफिक लेवल में हमारा देखो, प्रोड्यूसर जो होता है उत्पादक, कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। मान लो प्रोड्यूसर ने 1000 किलो जूल, एनर्जी को हम मापते हैं जूल में। जूल में आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, एनर्जी को जूल में नापते हैं, और बहुत ज्यादा एनर्जी होती है उसको किलो जूल में नापते हैं। तो जो 1000 किलो जूल मान लो प्रोड्यूसर की है, जो आपके प्लांट्स उन्होंने एनर्जी बनाई है, उसका 10%, 100 किलो जूल ही प्राइमरी के पास जाएगा, उसका 10%, 10 किलो जूल आपका सेकेंडरी के पास जाएगा, उसका एक किलो जूल आपका टर्शियरी के पास जाएगा। तो ये 10% नियम यही कहता है कि आपकी एनर्जी का सिर्फ 10% हिस्सा ही अगले लेवल पे, अगले पोषी स्तर पे पहुंच पाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे डिस्कस करते हैं जैव आवर्धन यानी कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। द कंसंट्रेशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इंक्रीजेस विद एवरी टॉपिक लेवल इन अ फूड चेन, दिस इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। आहार श्रृंखला में हानिकारक रसायनों की मात्रा में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में वृद्धि जाने पर वृद्धि होती है, जिसे जैव आवर्धन यानी कि बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन आपने लाइट चैप्टर से आपको याद होगा, नहीं याद है तो एक बार रिवाइज कर लेता हूँ इसको। आवर्धन बोलते हैं हम इसको। इसमें हम ये दिखाते थे कि हमारा जो इमेज है उसका साइज कितना बड़ा है या घटा है इन कंपैरिजन विद द ऑब्जेक्ट। बायोमैग्निफिकेशन यानी कि जैव आवर्धन हमारा क्या कहता है, जैव आवर्धन कहता है कि जैसे जैसे हमारा लेवल बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये लेवल बढ़ रहा है, इसमें एनर्जी तो लूज हो रही है, लेकिन इसके अंदर केमिकल जो है कॉन्सेंट्रेशन, केमिकल्स की जो मात्रा है वो हमारे एनिमल्स के अंदर बढ़ती जा रही है। ठीक है। इन रसायनों में सबसे अधिक मात्रा ह्यूमन बींग्स में होती है। हम जो हमारे अंदर हैं, जो रसायन है वो बहुत ज्यादा हमारे अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। टॉप लेवल है भाई, हम फूड चेन पे सबसे ऊपर बैठते हैं हम, और हमारे जो है अंदर ये केमिकल्स की मात्रा है वो बहुत ज्यादा है। अब ये समझते हैं फूड वेब को, यानी कि हमारे आहार जाल को समझते हैं। इन नेचर लार्ज नंबर ऑफ फूड चेन्स आर इंटरकनेक्टेड फॉर्मिंग अ फूड वेब। हमारे एनवायरमेंट में, हमारे जो एनवायरमेंट है उसके अंदर जो भी फूड चेन है उसको समझते हैं, और समझते हैं कि भाई कैसे चलता है। जैसे कि प्लांट है, प्लांट को कौन खाता है, रैबिट खाता है। रैबिट को कौन खाता है, ईगल खाता है। प्लांट को माइस खाता है, माइस जो है प्लांट या प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट को, माइस मतलब चूहा, चूहे को कौन खाता है, ईगल खाता है। प्लांट हमारा ग्रासहोपर खाता है, ग्रासहोपर को फ्रॉग खाता है, फ्रॉग को स्नेक खाता है, स्नेक को हमारा ईगल खाता है। तो इस तरीके से हमारा एक फूड चेन, फूड वेब जो है वो बन रहा है, एक जाला बन रहा है, जिसमें हर एक जो एनिमल है वो दूसरे के ऊपर निर्भर है अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे हम एक लास्ट टॉपिक, 2 लास्ट टॉपिक हमारे बचे हैं, उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। वन शॉट में हमने इस चैप्टर को कर लिया है ऑलमोस्ट। चलिए एक बार डिस्कस करते हैं कि भाई हमने क्या किया है, ह्यूमन बींग्स ने इस पूरी दुनिया को थोड़ा सा बर्बाद कर दिया है अपने फायदे के लिए। हमने ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हमने क्या किया है, हमने डेवलपमेंट की आड़ में, हमने विकास की होड़ में हमने अपने पर्यावरण को थोड़ा सा नुकसान कर दिया, थोड़ा सा नहीं काफी नुकसान कर दिया है। और जब हमारा पर्यावरण उसको ठीक करने की कोशिश करता है, तो पर्यावरण के नेचर को ठीक करने के अपने तरीके होते हैं, जिसके जैसे बाढ़ आना, भूकंप आना, ये सब हमारे बैलेंस, नेचर को का बैलेंस करने का तरीका है। जो हमने एक्टिविटीज की हैं उसके जवाब में नेचर हमें जवाब देता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। Changes in the environment affect us and our activities change the environment around us. अब हमारे पर्यावरण में अगर कोई भी बदलाव हो रहा है तो उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमारे ऊपर आता है। अब देखो बारिश है, बारिश का पैटर्न एकदम चेंज हो गया है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सितंबर का मंथ चल रहा है।
सितंबर के मंथ में बारिश जो है वो आती है, काफी आती है। अ, लेकिन अभी इतनी धूप हो रखी है कि क्या करें, कभी धूप हो जाती है, कभी बारिश आ जाती है, तो ये जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। हमारा हमारा जो नेचर है उसमें थोड़े से पैटर्न्स में थोड़ा चेंज आ गया है। अब ये किसकी वजह से आया? ह्यूमन बीइंग की वजह से आया। अब ह्यूमन बींग्स की वजह से एक और चीज हुई थी, ओजोन लेयर जो है उसमें डिप्लीशन हो गया था। ओजोन क्या है, एक बार ऐसे समझो, हमारी अर्थ के आसपास, अर्थ के अंदर अंदर अर्थ के अंदर एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं यूवी ओजोन लेयर। ये क्या करती है, ये हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पैरा बैंगनी किरण जो है उनसे बचाती है। अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं ये हीटिंग वेव्स होती हैं बेसिकली। ये क्या करती है, ये हमारी अर्थ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या होता है कि पॉल्यूशन की वजह से हमारी जो ओजोन लेयर है इसके अंदर एक ना एक छेद हो गया है। ये छेद अंटार्कटिका के ऊपर हुआ था, अब ये छेद काफी बढ़ रहा है। इससे निकलने वाली सन रेज क्या करती हैं, हमारे डायरेक्ट सन से निकलने वाली रेज अगर हमारे स्किन के ऊपर पड़ जाती हैं तो हमें स्किन कैंसर, कैटरैक्ट, डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स, ये सब हो सकता है। हमारा स्किन कैंसर हो सकता है, मोतियाबिंद हो सकता है, और उसके साथ ही हमारा जो प्रकाश है उसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स है वो भी मर सकते हैं। तो इतना हार्मफुल होती है हमारी अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी किरणें। और इसको जो हमारा बचाने का कार्य है वो क्या करता है, ओजोन लेयर करती है। अब ओजोन लेयर क्या है, ओजोन लेयर है हमारी O3। अब O3, O2 आपने सुना होगा, O2 केमिकल है हमारा, ऑक्सीजन जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब O3 बनता है हमारा ऑक्सीजन से ही। अब कैसे बनता है वो समझते हैं। O3 क्या है भाई, हमारा O3 लेयर इज प्रेजेंट एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर। ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर हमारी एटमॉस्फेयर की लेयर होती है और ये हमारा उसके अंदर प्रेजेंट रहता है। अगर ये ग्राउंड पे है O3 तो ये पॉइजनस है, जहर की तरह काम करेगा। लेकिन एटमॉस्फेयर में काफी ऊपर है तो ये जहर की तरह काम नहीं करेगा, ये बेसिकली एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमें। अब ओजोन लेयर कैसे बनती है हाई एनर्जी यूवी रेडिएशन, जो यूवी रेडिएशन होती है, पैराबैंगनी किरणें होती है, वो क्या करती है, एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस O2 को, ऑक्सीजन को क्या करती है, दो हिस्सों में तोड़ देती है। यहाँ पे O2 है, O2 है उसको अलग अलग हिस्सों में तोड़ देती है। और ये जो O2 है का एक O क्या करेगा, O2 के साथ कंबाइन होके O3 बना देगा। O3 बनने के बाद हमारा ये एक तरीके से एक लेयर बना देगी O3 मॉलिक्यूल। अगर ये हमारे एनवायरनमेंट में नीचे की तरफ आ जाए तो ये हार्मफुल हो सकती है, लेकिन एनवायरनमेंट में काफी ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, और ये हमें एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये थिकनेस में ये छेद जो है ये अंटार्कटिका में ऑब्जर्व किया गया था 1985 में, और इसको ओजोन छेद, ओजोन होल इसको बना दिया गया था। अब इसके बाद क्या हुआ था, इससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हम इस्तेमाल करते हैं रेफ्रिजरेटर्स में, एसी में, फायर एक्सटिंग्विशर में, एयरसोल स्प्रे में, ये सब क्या हो गया था, ये सब का यूज करने के कारण हमारा जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन की जो कमी है, मतलब ओजोन लेयर का होल है, उसका मेन कारण इन CFCs को क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का ही माना गया था। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP, ये क्या किया था इन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल, ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योटो सिटी है आपके जापान के अंदर, 1986 में वहां बैठक हुई थी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें ये कहा गया कि हम इस ओजोन लेयर को की जो छेद है उसको भरने की कोशिश करेंगे और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का इस्तेमाल कम कर देंगे। और इसका यूज भी हुआ, और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2023 में, काफी हद तक ये जो ओजोन लेयर का जो होल है ये काफी हद तक ठीक हो चुका है। चलिए अब आगे डिस्कस करते हैं, गार्बेज डिस्पोजल की बात करते हैं कि भाई हम अब जब हम ये पढ़ रहे हैं, ये वाला जो गार्बेज डिस्पोजल है, कूड़े का निपटारण है, कचरा प्रबंधन की जब हम बात कर रहे हैं, इसमें क्या होगा, इसमें हमारे जो लाइफस्टाइल है, हम क्या करते हैं, बहुत सारा कूड़ा निकालते हैं। हमें भाई कुछ खाना है, बाहर से मंगाएंगे, बाहर से मान लो जोमेटो से या फिर किसी भी स्विगी से हम मंगाएंगे, तो हम खाना तो खा लेंगे, लेकिन जो हमारे पास वो जिस पैकेज में वो आएगा उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उसका हम ठीक से निपटारण नहीं करते। उसके बाद क्या होगा, उससे हमारा जो कूड़ा है वो बढ़ता चला जाएगा। हम कूड़े को ना बेसिकली दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बायोडिग्रेडेबल, जिसको हम कहते हैं जैव निम्नीकरण पदार्थ,
मतलब बायोडिग्रेडेबल। इसमें बायोडिग्रेडेबल का मतलब है ऐसे चीजें जिनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, जिसको हम छोटे छोटे घटकों में बदल सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, सूक्ष्म जीवों की हेल्प से। इनको हम कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मतलब इन शॉर्ट इन सबको डिकम्पोज करना इजी है, इन सब का निपटारण करना इजी है, इन सबको हमें क्या कहेंगे कि हम इनका यूज करके वापस से इन्वायरमेंट में इसको हम डाल सकते हैं, ये हार्मफुल नहीं होंगे। जैसे कि फलों के छिलके ऑर्गेनिक चीजें हैं, ज्यादा कुछ हार्मफुल नहीं होगा। कॉटन, जूट, डंग, पेपर, ये सब क्या है, ये सब हमारे ऐसी चीजें हैं जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है। लेकिन नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक, पॉलिथीन, मेटल, सिंथेटिक फाइबर्स, रेडियो एक्टिव वेस्ट, पेस्टिसाइड्स, ये सब क्या है, ये सब हमारे एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है। और इन सबको डिकम्पोज करना, इन सबको छोटे छोटे हिस्सों में सूक्ष्म जीवों के कारण इनको घटकों में तोड़ना वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से इन सब का निपटारण बहुत मुश्किल होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे निपटारण करते हैं, वो एंजाइम्स रिलीज करते हैं, वो छोटे छोटे एंजाइम उत्पन्न करते हैं जो पदार्थों को छोटे छोटे उसमें घटकों में बदल देते हैं। और इसके बाद इन सभी पदार्थों के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि ये सभी मटेरियल्स को घट कर सके। इस वजह से कुछ चीजें जो हैं वो डिग्रेडेबल नहीं हो पाती। और कुछ तरीके हैं जिनसे हम जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिस्पोज कर सकते हैं, जैसे बायोगैस प्लांट। हम बायोडिग्रेडेबल जो हमारा सब्सटेंस है, जैसे गोबर है, मैन्योर हमारा खाद जिसको हम कहते हैं, गोबर की खाद, उससे हम बायोगैस बना सकते हैं। वो बायोगैस का इस्तेमाल हम अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे हम एलपीजी का करते हैं, सीएनजी का करते हैं, वैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, वाटर जो हमारा नाले के अंदर वाटर होता है उसको हम डायरेक्टली नदी में डालने से पहले हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं, उसको साफ कर सकते हैं ताकि हमारे नदियों के अंदर पॉल्यूशन ना हो। लैंड फिलिंग, जो हमारे जो साइट होती हैं वो हम क्या कर सकते हैं, ऐसी लो लाइंग एरियाज में, ऐसी एरियाज में हम उनको डाल सकते हैं जहाँ पे जिस एरिया की जो हाइट है वो ज्यादा नहीं है, ताकि उसको फिर हम रोल करके बुलडोजर की हेल्प से उसको हम प्लेन कर सके। कंपोस्टिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट को हम क्या कर सकते हैं, कंपोस्टिंग कर सकते हैं। एक एक करके एक बार हिंदी में बता देता हूँ। बायो गैस प्लांट को हम बोलते हैं जैव मात्रा संयंत्र, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बोलते हैं सीवेज उपचार तंत्र, लैंड फिलिंग साइट को बोलते हैं कूड़ा भराव क्षेत्र, कंपोस्टिंग को बोलते हैं कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग में क्या करते हैं, हम एक गड्ढा खोदते हैं, उसके अंदर सॉइल डालते हैं और उससे पहले हम क्या करते हैं, अपना जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है, पत्ते हैं, हमारे छिलके हैं, अंडे के छिलके, सब्जियों के छिलके, फल के छिलके, खराब फल, वो सब डालते हैं और उसको मिट्टी के अंदर दबा देते हैं। कुछ टाइम बाद, 2-3 महीने बाद, वो जो है अपने आप खाद में बदल जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो हमारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है वो कार्य करते हैं और वो अपने उस कंपोस्ट को, उस ऑर्गेनिक वेस्ट को, उस जैविक कचरे को एकदम खाद में बदल देते हैं। उसके बाद रिसाइकलिंग, पुनर्चक्रण। हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास जो चीजें हैं उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। प्लास्टिक का तो यूज करते हैं, जैसे कि दिल्ली के अंदर बहुत ज्यादा वो है साइट्स बनाई हुई हैं, जैसे वेस्ट टू वंडर साइट्स हैं। पंजाबी बाग के आसपास एक वो भी है, भारत दर्शन पार्क है, जिसमें क्या किया हुआ है, मेटल के जो वेस्ट है वहां से इंडिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन सबको बनाया गया है। कुतुब मीनार, ताजमहल, वेस्ट का इस्तेमाल करके बनाया गया है। रीयूज कर सकते हैं हम जैसे कि न्यूज़पेपर को हम क्या करते हैं, एक दिन न्यूज़पेपर फ्रेश रहता है, उसके बाद अगले दिन वो बासी हो जाता है, उसका कोई यूज नहीं रहता, उसका रद्दी में इस्तेमाल होता है। तो उसका इस्तेमाल करके हम पेपर बैग्स बना सकते हैं, लिफाफा बना सकते हैं और प्लास्टिक की जगह उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक लास्ट हमारा एक चीज है जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं भस्मीकरण। हम क्या कर रहे हैं, भस्म कर रहे हैं हमारे कूड़े को, ऑर्गेनिक हमारे वेस्ट को, उसको ऐश में यूज करेंगे। इसका इस्तेमाल क्या करता है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं हमारे जो मेडिकल वेस्ट है, ऐसे वेस्ट जो बाकी फिर से
एनवायरनमेंट में अगर वो जाता है तो बीमारियां फैला सकता है। तो ऐसे वेस्ट को इसमें बर्न किया जाता है थर्मल ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, और हमारा जो वेस्ट है उससे निपटान मिलता है। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये फिनिश हो गया है, हमारा आवर एनवायरनमेंट। हमने वन शॉट वीडियो में इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।